हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है अक्टूबर। तो आज मनी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हुई हैं उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल में हर टॉपिक को समझा भी दूँ। अगर कोई टर्म आता है तो वो भी एक्सप्लेन कर दूँ या उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दे दूँ। मैं अपने सारे नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता हूँ और अपने सारे नोट्स मास्टर में डालता हूँ, जिसको आप चैनल को ज्वाइन करके एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड फोल्डर है। मोर देन 800 से भी ज़्यादा पीडीएफ का एक्सेस आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं भाई। आज की पहला अपडेट क्या है? तो जो पहला अपडेट आ रहा है वो है तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक पार्टनर्स विथ वेगोफिन। ठीक है, अब देखते हैं ये पूरा मैटर है क्या, पूरी उसको समझने की कोशिश करते हैं। टीएमबी जो बैंक है उन्होंने पार्टनर कर लिया है वेगोफिन डिजिटल सॉल्यूशन नाम के एक कंपनी के साथ, जो बेसिकली उनके डिजिटल बैंकिंग को पुश करेगा। प्लस जो उनके फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो एमएसएमईज के लिए हैं, स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, बिजनेस के लिए, उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा टीएमबी का इस पार्टनरशिप के थ्रू। द पार्टनरशिप इंट्रोड्यूसेस बैंक एज अ पार्टनर एग्रीगेटर। अब इसमें उन्होंने एक कंसेप्ट लेकर आए, वो बापा। बापा स्टैंड्स फॉर बैंकिंग एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, जो कि एडवांस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा बिजनेस क्लाइंट्स के लिए। तो मोस्टली जो ये पार्टनरशिप हुई है वो बिजनेस क्लाइंट्स को लेकर हुई है। इसके अलावा जो वेगोफिन है यहाँ पर, वो एक टेक्नोलॉजी पार्टनर की तरह यहाँ पे काम करेगा, जिसमें वो अपना जो आरबीआई कंप्लेंट सास प्लेटफॉर्म है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि मर्चेंट की ऑनबोर्डिंग में, बल्क पेमेंट ऑटोमेशन में और रियल टाइम यूपीआई सेटलमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड दिस कोलैबोरेशन जो है ये टीएमबी के लिए काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, क्योंकि बैंक जो था वो इतना डिजिटल नहीं था। तो ये पार्टनरशिप के थ्रू वो कहीं ना कहीं बिजनेस क्लाइंट्स को या बिजनेस कस्टमर्स के सर्विसेज को और बेटर करना चाहते हैं और अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, राइट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट। जो नेक्स्ट अपडेट है उसके बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि आरबीआई proposes to ease external borrowing rules to boost credit flow। अब इसको समझते हैं पूरे डिटेल में कि भाई मैटर क्या है। अब यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड अ ड्राफ्ट रूल्स एम्ड फॉर मेकिंग इट इजियर फॉर द कॉर्पोरेशन टू रेज फंड्स फ्रॉम इन फॉरेन करेंसी। सबसे बड़ी चीज जो यहाँ पर होने जा रही है वो ये हो रहा है कि आरबीआई एक ड्राफ्ट रूल्स बनाकर लेकर आ रहा है, जिससे कि जितनी भी कॉर्पोरेशंस हैं जिनको फॉरेन करेंसी में फंड्स को रेज करना होता था, उनके लिए चीजें काफी ईजी हो जाएंगी। जो नया प्रपोजल है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड करता है बोरोवर्स और लेंडर की एलिजिबिलिटी फॉर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी। और ईसीबी के बारे में मैंने कल वाले अपडेट में भी बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जरूर जाके देखना। रिस्ट्रिक्शंस ऑन द यूज ऑफ ईसीबी आर एक्सपेक्टेड टू बी सिंप्लीफाइड। ईसीबी का जो यूज है यहाँ पर, उसकी जो रिस्ट्रिक्शंस है उसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाएगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल और बनाया जाएगा, जिससे कि कहीं ना कहीं इंडियन बिजनेस का जो क्रेडिट फ्लो है वो और भी बेटर हो जाए। दीज रिफॉर्म्स आर टारगेटेड टू बूस्ट ओवरऑल क्रेडिट अवेलेबिलिटी एंड सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ इन इंडिया। तो ओवरऑल इसका गोल क्या है? इसका गोल है कि भाई क्रेडिट की अवेलेबिलिटी को बेटर करना प्लस बिजनेस के ग्रोथ को आगे बढ़ाना। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट अपडेट है दैट इज अबू धाबी आईएचसी टू इन्वेस्ट 1 बिलियन इनटू समान कैपिटल। ओके, सो लेट्स सी, इसके पूरे डिटेल्स को समझ लेते हैं कि क्या है। तो इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी आईएससी ऑफ अबू धाबी हैज इन्वेस्ट सेट टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन द सम्मान कैपिटल फॉर 41.2% का स्टेक वो लेने वाले हैं, और वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन डालेंगे सम्मान कैपिटल पे। और ये उनका एंट्री होगा कहीं ना कहीं इंडियन फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में। तो कहीं ना कहीं इंडिया फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, एंड दैट इज द रीजन वाई जितनी भी बाहर की कंपनीज हैं वो भी इसमें इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नजर आ रही हैं। द इन्वेस्टमेंट विल बी मेड बाय प्रेफरेंशियल इशूज ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होगा वो प्रेफरेंशियल इशूज ऑफ शेयर्स के थ्रू होगा। अगर आपको ये टर्म नहीं पता है तो आप शेयर्स कमेंट कर जाना, मैं इसके ऊपर अपनी फाइनेंशियल टर्म सीरीज में इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि प्रेफरेंशियल इशूज ऑफ शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, एंड वारंट्स वर्थ इज ऑलमोस्ट लाइक, इसकी जो टोटल वर्थ होगी वो होगी 8,850 करोड़, इंक्लूडिंग 33 करोड़ ऑफ 139 एट 139 रुपीज ईच, एंड 30.67 करोड़ कन्वर्टेबल वारंट्स होंगे इनटू 2 ब्रांचेस। अगर आपको ये भी टर्म नहीं पता है कि कन्वर्टेबल वारंट्स क्या होते हैं तो काइंडली वारंट कमेंट करना, और उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा मैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक ओपन ऑफर देने वाला है सम्मान के शेयर होल्डर्स को, आफ्टर विच इट विल एक्वायर द कंट्रोल एंड क्लासिफाइड एज अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, और उसके बाद वो प्रमोटर ऑफ द कंपनी भी बन सकते हैं। सम्मान कैपिटल जो पहले बेसिकली इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नाम से लिस्टेड कंपनी हुआ करती थी, राइट। तो जिनका मेनली फोकस मॉर्गेज लेंडिंग पे रहा है। ऑलमोस्ट 220 ब्रांचेस हैं इसकी 150 लोकेशंस में, और ऑलमोस्ट 4,430 एम्प्लॉइज हैं। तो एक अच्छा मूव है, देखते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर को इससे क्या बूस्ट मिलता है और आईएससी को इससे क्या प्रॉफिट होता है बाय इन्वेस्टिंग इनटू सम्मान कैपिटल। जो नेक्स्ट अपडेट हमारा आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू कि बैंकिंग सेक्टर टू सी ऑलमोस्ट 17.7 कैग्र प्रॉफिट ओवर
फाइनेंशियल ईयर 26-28। तो बैंकिंग सेक्टर का क्या ग्रोथ हो सकता है उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है, थोड़ा डिटेल में इसको समझते हैं। द इंडियन बैंकिंग सेक्टर इज प्रोजेक्टेड टू रिपोर्ट ऑलमोस्ट 17.7 कंपाउंड एनुअल ग्रोथ, जो हमारा कैगर होता है उसको अर्निंग्स को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 26 से लेकर 28 के बीच में, जो कि काफ़ी हद तक रिकवरी दिखा देगी फाइनेंशियल ईयर 2026 में, अगर हम यही टारगेट पे हिट होते हैं तो। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर एंटिसिपेटिंग अ सी ऑलमोस्ट 7.3% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन टू नेट प्रॉफिट। जो यहाँ पर एक मेन पॉइंट निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका ग्रोथ कहीं ना कहीं डिक्लाइन पे नजर आता है Q2 में, खासकर फाइनेंशियल ईयर 2026 में, क्योंकि उनके ऊपर मार्जिन का बहुत प्रेशर होने वाला है और मॉडरेट क्रेडिट ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी है। Systematic credit growth stood at 10.3% year on year in September 2025, reflecting softness in the demand across the retail and corporate। अब यहाँ पर एक चीज़ और हमें देखने को मिलेगी कि जो हमारा क्रेडिट ग्रोथ रहा है वो 10.3% के आसपास रहा है ईयर ऑन ईयर में, जो कि कहीं ना कहीं ये बताता है कि इस टाइम पर भी डिमांड जितनी बूस्ट होनी चाहिए उतनी नहीं हुई है, और रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग सेगमेंट दोनों में ही। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में हम 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि हम फाइनेंशियल ईयर 2027 में 20.5% के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब जो नए कुछ चेंजेस हुए हैं, चाहे वो जीएसटी कट्स हैं, चाहे वो इनकम टैक्स रिलीफ है, उससे कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर को पुश मिल सकता है। जो अगला अपडेट है दैट इज ऑन मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक्स रेज बॉन्ड इन्वेस्टमेंट लिमिट्स आफ्टर आरबीआई टॉक्स। अब ये इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो एटलीस्ट 4 मेजर बैंक, जो 4 मेजर बैंक्स है, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, हैज इंक्रीज्ड देयर इंटरनल लिमिट्स फॉर इन्वेस्टिंग इनटू गवर्नमेंट। तो उन्होंने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में जो पैसा लगाने की जो लिमिट है उसको उन्होंने बढ़ा दिया है। द बैंक्स रेज देयर इन्वेस्टमेंट कैप्स बाय 5 to 20%, और इसको बढ़ाया कितना है, तो 5 से 20% तक इसको बढ़ाया है, जब एक बार उनकी डिस्कशन आरबीआई से हो गई उसके बाद। दिस मूव्स विल एनहांस द बैंक एक्सपोजर टू स्टेट डेप्थ फॉलोइंग कंसल्टेशन एंड मीटिंग विद द सेंट्रल बैंक। तो बेसिकली उनकी आरबीआई से मीटिंग हुई और आरबीआई के साथ सलाह करके उन्होंने अपने जो कैप को 5 से 20% तक बढ़ा दिया है, और उससे अब कहीं ना कहीं बैंक का जो एक्सपोजर होगा स्टेट के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में वो बढ़ जाएगा। Most of the top 5 or 6 government owned lenders except not have adopted the increase as a part of coordinated shift after RBI engagement। तो अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि अभी कुछ ही बैंक्स ने ये काम किया है, लेकिन कुछ सारे गवर्नमेंट ओन्ड के जो बैंक्स हैं उन्होंने अभी ये काम नहीं किया है। वो धीरे धीरे शायद इसको करेंगे और फिर एक कोऑर्डिनेटेड शिफ्ट होगा, पहले कुछ बैंक्स करेंगे, फिर कुछ बैंक करेंगे, फिर कुछ बैंक करेंगे। इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में वैसे तो डेली उतना अपडेट होता नहीं है, बट कुछ कुछ छोटे मोटे अपडेट्स हुए हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला अपडेट जो हो रहा है वो हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग अ न्यू 20,000 करोड़ रिस्क गारंटी फंड टू इनकरेज ग्रेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कराने के लिए कहीं ना कहीं आप एक रिस्क गारंटी फंड लाने की बात कर रहे हो, विच विल बी अराउंड लाइक 20,000 करोड़। और उसका जो मेन गोल होगा वो ये होगा कि लार्ज स्केल पर आपको इन्वेस्टमेंट मिल पाए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। दूसरा जो अपडेट है दैट इज एलआईसी एंड आरबीएल का जो बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप हुआ है उसके बारे में। तो एलआईसी ने एक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप किया है आरबीएल बैंक के साथ, एंड दिस कोलैबोरेशन विल अलाउ द आरबीएल बैंक कस्टमर टू एक्सेस द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोडक्ट्स थ्रू बैंक ब्रांच ओनली। तो जो आरबीएल के कस्टमर्स हैं वो बैंक के ब्रांच से ही अपने एलआईसी के सारे इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स को एक्सेस भी कर पाएंगे, उनके प्रीमियम्स को पे कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा गोल है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047 वो यहाँ से पूरा होता हुआ दिखता है। इसके अलावा एक फोर्ब्स का आर्टिकल पब्लिश हुआ है और ये इंटरेस्टिंग है। इन्होंने एआई इंपॉर्टेंस ऑफ एआई ऑन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के ऊपर बात की है, और उन्होंने कहीं ना कहीं ये बात कही है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको भी एआई को यूज़ करना पड़ेगा या उनकी ज़रूरत पड़ेगी टू स्ट्रीमलाइन देयर प्रोसेसेस, इंप्रूव देयर एफिशिएंसी, प्लस डिसीजन मेकिंग को और बेटर करने के लिए। तो कंपनीज पीछे नहीं रह सकती, आपको एआई का अडॉप्शन करना पड़ेगा एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये अपडेट सीरीज अच्छी लग रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड ऑल माई नोट्स इन द टेलीग्राम चैनल एंड ऑल द नोट्स ऑर्गेनाइज्ड वे इन माई नोट्स मास्टर फोल्डर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।